आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन तमाम एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान की फ़ौज की कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी नहीं हुई है और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई तैयारा और एसेट उसको कोई नुकसान पहुंचा है। एक और चीज़ जो कि अहम है कि ये हमला भारत का किस वक्त किया गया? ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक प्रोसेस में था जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को वो इन तमाम जगहों पे लेके जा रहा था जिनके बारे में भारत एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा था कि दीज आर दोज ट्रेनिंग कैंप्स जहाँ से पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है और यहाँ से दहशतगर्दी कराई जा रही है। एंड दैट और बिकॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज एक्चुअली ऑन ग्राउंड, तो इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ ले जाया जा रहा था। और आज इसी सिलसिले में भावलपुर और मुरीदके ने भी मीडिया में जाना था। तो इससे पहले कि उसका राज फाश होता, भारत ने 6 और 7 की शब के दरमियान ये बर्बरियत और ये हमला किया। हाउएवर टुडे पाकिस्तान की हुकूमत ने इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को तकरीबन 150 के करीब सहाफ़ियों को इन जगहों पे लेके गया है। भावलपुर गए हैं, मुरीदके गए हैं, कोटली गए हैं और मुजफ्फराबाद गए हैं। और वो तमाम ख्याली ट्रेनिंग कैंप्स और दहशतगर्द की ख्याली अमाजगाहें उनको इन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ना सिर्फ खुद देखा है बल्कि वहां पे फिल्म बंदी की है, उसकी वीडियोस बनाई हैं। और ये आप इस वक्त दुनिया मीडिया की वसातत से, फ्री मीडिया की वसातत से उसको देख रही है और खुद अपनी जजमेंट ले रही है कि क्या वहां पे कोई दहशतगर्दी थी, उसके कोई आसार थे, या वो मसाजिद थी जहां पे आपने देखा जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, जहां कुरान शहीद किए गए, या वहां पे वो घर थे, वो क्वार्टर्स थे, वो मासूम गरीब लोग रह रहे थे वहां पे और अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। मैं नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाहूंगा कि अदर देन द डैमेज दैट यू हैव सीन दैट वाज इन्फ्लिक्टेड बाय दिस ब्लेटेंट एग्रेशन दैट वाज डन, there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th, और वो थी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइंग के अगेंस्ट। किस तरह जब ये एयर से अटैक लॉन्च किया गया तो उस वक्त 57 फ्लाइट्स वर इन एयर। आप इस शॉट में देख सकते हैं कि देयर वर मल्टीपल फ्लाइट्स जो उस वक्त एयर में थी और उसमें जो सैकड़ों हजारों जो मुसाफिर थे, देयर लाइव्स वर पुट इन ग्रेव डेंजर। ये फ्लाइट्स ना सिर्फ पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की एयरलाइंस की थी, इसमें सऊदिया की भी थी, इसमें कतर की भी थी, एमिरेट्स की भी थी, इत्तेहाद की भी थी, गल्फ एयर की भी थी, चाइना की भी फ्लाइट्स थी, कोरियन भी थी, थाई भी थी और बहुत सी जगहों की फ्लाइट्स थी। और इन तमाम पैसेंजर्स को भारत ने अपनी एग्रेशन की भेंट चढ़ाने के लिए खतरे में डाला। आई डोंट थिंक देयर हैज एवर बिन समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड इन वॉरफेयर बिफोर, इफ यू कैन कॉल दिस वॉरफेयर और व्हाट एल्स वी कैन नेम इट। Another point that we observed, we talked about it a little in the morning, कि किस तरह जो नीलम झेलम पार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर शेलिंग की गई और उसको निशाना बनाया गया। आप इस अगर देखें तो यहां पे आपको जो डैमेज है, कुछ डैमेज जोन से है वो नजर आएगा। ये चलाइए इसको। तो ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो नुसैरी डैम है, ये वहां पे आपको नजर आ रहा है कि कैसे उस पर शेलिंग की गई है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि इसके बारे में आपकी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या कन्वेंशंस हैं वो क्या कहते हैं। आई विल टेक अ मिनट सो एज टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि आर्टिकल 54 ऑफ द 1977 एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, क्योंकि ये कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिसके मुताबिक तमाम ममालिक एक दूसरे इस ऑर्डर में जिंदा है। तो आर्टिकल 54 जेनेवा कन्वेंशन का क्या कहता है? वो कहता है इट इज प्रोहिबिटेड टू अटैक
destroy, remove, or render useless objects which are indispensable to the survival of the civilian population. और उसमें such as में वो कहता है that includes drinking water installations and supplies and irrigation works. और इसी और एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 56 इवन मोर एक्सप्लिसिटली कहता है वर्क्स एंड इंस्टॉलेशंस कंटेनिंग डेंजरस फोर्सेस नेमली डैम्स, डाइक्स एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशंस shall not be made the object of attack even where these objects are military objectives if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. ये वो कन्वेंशंस हैं जिनके जरिए आप, मैं और महज़ब दुनिया एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती है और रहती है. और जब आप हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स को, जब आप डैम्स को निशाना बनाते हैं तो यू आर इन ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ ऑल दीज नॉर्म्स. आज मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि आज कौमी सलामती कौंसिल कमेटी का जो इजलास हुआ है इसमें यह तय पाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान ने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए मुसल्लह अफ़वाज को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से जवाब दें. कौमी सलामती के एलामिया में यह बताया गया है कि इन कॉन्सनेंस विद आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट to respond in self-defense at time, place and manner of its choosing, to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violations of its sovereignty. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity or permit any harm to its proud people. आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कौम को अफ़वाज पाकिस्तान पे और अफ़वाज पाकिस्तान को अपनी बहादुर कौम पर फ़ख्र है और दोनों इस तरह मुत्तहिद हैं इस भारतीय जाहिरियत के खिलाफ. और हम अपने इस अज़म का आदा करते हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश, हमारी अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अफ़वाज पाकिस्तान कभी कोई समझौता नहीं करेंगी. मैं यहाँ पर पूरी पाकिस्तानी कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से कि किस तरह इस भारतीय जाहिरियत के ऊपर वो यकजा होकर निकली, यक ज़बान होकर बोली और किस तरह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है. आप सब अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, अपने गली मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने गाँव में इस जगानगत को, इस रिजॉल्व को, इस एंगर को यकीनन फील कर रहे होंगे. आई विल जस्ट शो यू a very small clip of this part.